नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ दो बुक्स बताई हुई है आपको जो दिख रही है यहाँ पे, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ और एक अग्निवीर भारतीय थल सेना टेक्निकल अभ्यास पेपर। तो इसमें विज्ञान विषय के प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनमें से कुछ एक प्रश्न देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन है। तो कुछ प्रश्न जो इसमें हैं वो उनको हम देखते हैं। भौतिक विज्ञान के प्रश्न, जैसे ये है पहला क्वेश्चन कि भाई एक वस्तु को निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब वह आधी दूरी पर होती है तो उसमें क्या क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है, ये वस्तु यहाँ से गिराई गई है, तो प्रारंभ में जो इसकी गति है, प्रारंभ में जो इसका वेग है वो तो है 0, और जैसे नीचे आती है वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसका वेग बढ़ता रहता है। और मान लीजिए यहाँ आने पे वेग जो है, आधी दूरी पर आने पे वेग v हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है। सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होती है, शून्य ऊर्जा होती है, या दोनों तरह की ऊर्जाएं होती है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा जो है ये होती है 12mv², ये हम सब जानते हैं। तो शुरू में तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो थी वो थी इतनी, ये 0 के बराबर थी। और स्थितिज ऊर्जा अगर मान लीजिए h ऊंचाई का था तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा थी mgh, तो ये स्थितिज ऊर्जा शुरू में थी। अब जब ये इस ऊंचाई पे आ जाता है यहाँ, तो इसमें 12mv² तो है ही, गतिज ऊर्जा तो है ही, और साथ में क्या है कि ये आधी दूरी तक आया है क्योंकि, तो स्थितिज ऊर्जा mgh/2 ये और है। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में ये प्रश्न आसान सा प्रश्न है जो आसानी से किया जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं अगर हम, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश किरण हवा से पानी में गुजरती है तब, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी तब क्या होगा। हवा एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है कंपैरिजन में। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई यह परावर्तित होता है, या बिना विचलित हुए पानी में गमन करता है, या अभिलंब से परे मुड़ता है, और यह अभिलंब की ओर मुड़ता है। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये हवा है यहाँ पे और यहाँ पे जो है पानी है। अब ये अभिलंब जो है वो इस तरीके से हो गया, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण है यहाँ पे आई एंगल बनाते हुए आपतित होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हवा से पानी में जाते हैं तब क्या होता है। तो प्रकाश की किरण जो होती है ये सघन माध्यम में जाती है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। विरल से सघन की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये R जो है, ये रिफ्लेक्शन एंगल जो है, ये रिफ्रैक्शन एंगल जो है ये आपतित एंगल, इंसिडेंट एंगल से कम होगा। तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे कि कौन से कोण पर फेंकने पर परवलयिक गति में परास अधिकतम होती है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि परवलयिक गति है, मोशन इन ए प्लेन, एक प्लेन में मोशन है, परवलयिक गति है, उसमें परास अधिकतम कब होगी। अब परास जो है उसका अगर हम देखें यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो मान लीजिए हम XY प्लेन की अगर बात करें तो यहाँ से मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को फेंका, यहाँ से मैंने किसी वस्तु को फेंका और वो वस्तु जो है इस तरीके से यहाँ तक जाती है, तो परास जो होती है वो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं, ये है परास, ये R है। अब ये अधिकतम कब होगी, तो इसका जो फार्मूला है, इसकी जो इक्वेशन है, ये होती है R बराबर U² sin 2θ डिवाइडेड बाई G। ये परास जो होता है उसकी इक्वेशन होती है U² sin 2θ डिवाइडेड बाई G। अब यहाँ पे अगर बात की जाए
तो u तो है प्रारंभिक वेग जो तो फिक्स है, चाहे मैं ऊपर की तरफ ऐसे फेंकूं या इस तरीके से फेंकूं या हॉरिजॉन्टल फेंकूं, ये u तो मेरा फिक्स हो गया प्रारंभिक वेग। g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी फिक्स है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान g जो है एग्जैक्टली 9.8 के आसपास होता है। और यहाँ पे अब जो चीज जो परिवर्तित हो रही है वो है थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है साइन का फंक्शन, साइन 2 थीटा, ये है 2 थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है या साइन 2 थीटा जो है उसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 1। तो यहाँ पे अधिकतम परास जो होगी ये परास आ जाएगी u स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया g, और यहाँ पे आ गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे है साइन 2 थीटा और ये बराबर है 1 के। तो 1 के बराबर कब होता है, जब 2 थीटा बराबर हो 90 डिग्री की, 90 डिग्री के बराबर होगा 2 थीटा, तब ये इस तरीके से होगा, या थीटा बराबर जो है वो 45 डिग्री का कोण हो, तब ये यहाँ पे परास जो है वो अधिकतम होगी। तो इसका आंसर हम इस इक्वेशन से निकलेगा, ये सीधा सा आंसर नहीं है, थोड़ा इक्वेशन की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्या इक्वेशन है उसके हिसाब से फिर हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो थीटा बराबर है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे परास अधिकतम होती है। और ये एक इसका जनरल रूल भी है कि कहीं भी ओलंपिक्स वगैरह या कहीं पे भी जब हम जेवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो वगैरह की बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो दी जाती है वो इसी तरीके से दी जाती है कि इसको 45 के एंगल पे फेंका जाए तो वो अधिकतम दूरी पे जाके गिरेगा। तो यहाँ ये प्रश्न पूरा होता है, इसका करेक्ट आंसर है बी। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है भाई कि ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही क्यों उबल जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, पानी एक स्पेशल पदार्थ है जिसका घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। और अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम पे ही क्यों उबल जाता है ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पे जाने पे क्या है, मान लीजिए हम पहाड़ पे हैं और वहाँ हम कहीं कुछ यहाँ अगर देखेंगे तो वायु का जो घनत्व है ये कम है और नीचे वायु का घनत्व जो होता है ये अधिक होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो दाब है यहाँ पे मान लीजिए P1 है तो यहाँ दाब P2 है, तो P1 जो होता है ये बहुत बड़ा होता है कंपैरिजन टू P2, मतलब यहाँ पे दाब जो है वो बहुत कम होता है। पानी की क्वालिटी क्या है, पानी की विशेषता क्या है कि जितना ज़्यादा दाब होता है उतना ही इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक जो है दाब के साथ बढ़ जाता है। अब ऊंचाई पर गए तो दाब कम हो गया तो क्वथनांक भी कम हो गया, तो इसलिए पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पे ही उबलने लग जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो इन 4 ऑप्शन में से हमको दिखता है वो ये है, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल की अपेक्षा ऊंचाई पर कम होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे यही सिद्धांत जो है, एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे साथ में ही कि भाई जैसे प्रेशर कुकर सिद्धांत है वो भी इसी प्रिंसिपल पे है। प्रेशर कुकर में भाप के कारण जो प्रेशर है वो बहुत अधिक हो जाता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तो दाल जल्दी से पक जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वायुमंडलीय दाब समुद्र तल की अपेक्षा ऊंचाई पर कम होता है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है। सुचालक में, सुचालक मतलब हो गया कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसमें प्रोटॉन का प्रवाह नहीं होता है। प्रोटॉन तो एक ऐसी चीज़ है जो नाभिक में रहता है तो वो बाहर निकल के धारा का प्रवाह नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। एक मान लीजिए मैं कंडक्टर लेता हूँ, सुचालक लेता हूँ। अब सुचालक में क्या है कि बहुत जो ये एटम्स हैं इनमें बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल के इधर की तरफ गति करते हैं और इसलिए धारा का प्रवाह जो होता है ये इधर की तरफ होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इस तरफ जाएंगे, उनका वेग इस तरफ होगा, लेकिन धारा का प्रवाह इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हम ये जो ऑप्शंस दिए हुए इनका एनालिसिस करते हैं तो ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण। तो ये अर्धचालक में होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होते हैं वहाँ पे। अच्छा, दूसरा जो है
यहाँ पे है सुचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। अब अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया सुचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, तो ये धारा जो है इस तरफ जा रही है, तो ये करेक्ट आंसर लग रहा है। और यहाँ पे अभी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और देखते हैं। सुचालक में धनात्मक आयनों के प्रवाह के कारण, तो देखिए आयन जो होते हैं वो गति नहीं करते हैं, वो फिक्स है। एक परमाणु जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल सकता है, लेकिन जो आयन जो है वो निकल के गति नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाता है। और इसी यहाँ पे देखते हैं प्रोटोनों के कारण, तो प्रोटोनों का जैसे मैंने अभी भी बताया कि सुचालक में प्रोटोन गति नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो ये आंसर जो है ये करेक्ट है, सुचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हमने इस तरीके से लिखा है कि भाई ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं जूल, अर्ग, न्यूटन मीटर और ये सभी। अब देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा की अगर बात करें तो इसको ई से बताया जाता है, और ये होता है हाफ mv² गतिज ऊर्जा, या mgh, इसको mgh भी लिखा जाता है अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा। कुल मिला के जो बात आती है वो ये आती है कि ऊर्जा जो है वो उसके कई रूप हैं, और इन सब का मात्रक क्या है। तो मात्रक जो है, ऐसा ही मात्रक जो है वो तो जूल है, ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का जो है वो तो जूल है। और सीजीएस मात्रक जो है वो है अर्ग, सीजीएस मात्रक है अर्ग। लेकिन न्यूटन मीटर का एक बार विश्लेषण करते हैं, ये कहाँ से आया है। तो ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है वो क्या कहती है कि जो ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होती है, और वो होती है F × S। ये बल है, ये विस्थापन है। तो बल का मात्रक क्या है यहाँ पे, ये है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या है भाई, मीटर। तो ये न्यूटन मीटर, तो ये भी एक यूनिट हो गई। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम, किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, किस पदार्थ में। तो पानी है, हवा है, एल्कोहल है, स्टील है। तो देखिए धातु जो होती है उसमें जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों पे अगर हम कान लगा के सुने तो बहुत दूर भी अगर ट्रेन होगी तो उसकी आवाज़ फटाफट आ जाती है, क्योंकि ध्वनि जो है वो स्टील, लोहे या स्टील की जो पटरियां हैं उनमें से जाती हुई और बड़ी तेज़ी से हमारे तरफ जो है वो संचरित होती है। तो अगर इसका देखा जाए करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पे इस करेक्ट आंसर है स्टील, क्योंकि ये धातु है और धातुओं में जो है ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंध किससे है। तो ये देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम कि भाई क्या करेक्ट आंसर है, तो ये है फैराडे, क्योंकि बोर जो थे वो परमाणु मॉडल से रिलेटेड थे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो दिया था। डॉपलर इफेक्ट हमको पता ही है, ध्वनि के वेग से ध्वनि या प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट होता है, तो वो डॉपलर उससे रिलेटेड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से नहीं रिलेटेड है। उसी तरीके से डाल्टन है, डाल्टन का गैसों का सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल में किसका आविष्कार किया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार है वो भी इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो इन्होंने डायनामाइट जो है उसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, बल बटावा क्षेत्रफल, बल भाग क्षेत्रफल किसका सूत्र है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये बल जो होता है ये होता है F, और ये बटावा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अगर हम एरिया लिखें तो ये है एरिया क्षेत्रफल। तो बल बटावा क्षेत्रफल जो है ये दाब का है, दाब प्रेशर। यहाँ पे अगर एक चीज और है, यहाँ पे अगर प्रतिबल भी आ जाता ना, तो प्रतिबल में भी हम ये कहते हैं कि प्रतिबल भी जो है वो F/A है, बट यहाँ प्रतिबल का ऑप्शन नहीं है, यहाँ दाब का ऑप्शन है।
तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में 9 ओम, 7 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कैसा हमारा प्रतिरोध को जोड़ा गया है वो समांतर संयोजन है। समांतर संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो एक बार हम इस प्रश्न में दोबारा देखते हैं कि किस तरीके से ये संयोजन है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो मैं 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगा रहा हूँ। एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये है 9 ओम का, ये प्रतिरोध है 7 ओम का और ये जो प्रतिरोध है ये है 5 ओम का। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन जब होता है तो हम लिखते हैं 1/R इक्वलेंट, ये बराबर होता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3 का, मतलब व्युत्क्रम जो होते हैं, व्युत्क्रम जो है उनका संयोजन, और ये 1/R इक्वलेंट होता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो 1/R इक्वलेंट ये बराबर है 1/9 प्लस 1/7 प्लस 1/5। तो ये आ गया 1/R इक्वलेंट और ये बराबर आ गया 9 गुणा 7 गुणा 5 और यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 45 और यहाँ पे आ गया 63। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वलेंट जो है वो बराबर आ जाएगा 2.20, यहाँ पे 2.20 ओम। तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स तो मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे R इक्वलेंट जो है ये इस तरीके से यहाँ पे 2.20 ओम आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, मतलब यहाँ पे हमको सूत्र लगा के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरीके से आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे प्रश्न देखते हैं। अब वापस वही बात आ गई पहले वाले प्रश्न की तरह, बट थोड़ा सा विमीय सूत्र पूछा है यहाँ पे। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र जो है वो क्या होता है? तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे दाब का विमीय सूत्र, तो दाब की तो पहले इक्वेशन लिखते हैं। दाब क्या होता है? तो ये दाब होता है, ये होता है P और ये बराबर होता है बल बटावा क्षेत्रफल, बल बटावा क्षेत्रफल। अब अगर विमा की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेशर की जो विमा है, दाब की जो विमा है, ये फोर्स है, ये बल है और ये इसके भाग में है एरिया या क्षेत्रफल। तो ये आ गया P और बल की जो विमा होती है ये होती है M1 L1 T-2 और एरिया की जो विमा होती है ये होती है L2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा P और यहाँ पे आएगा M1 L-1 और T-2। तो ये आ गई दाब की विमा M1 L-1 T-2। तो यहाँ से क्या है, ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये भी अच्छा एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है और संवेग p है, तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, संवेग दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, हमको गतिज ऊर्जा और pm में संबंध निकालना है कि भाई इनमें संबंध क्या है। अब यहाँ से अगर बात करें तो P और M इनमें संबंध कैसे निकाला जाएगा, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा जो है उसका सूत्र होता है E = 12 mv²। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि m का गुणा कर देते हैं, m का भाग दे देते हैं और ये आ गया 12 mv²। यहाँ पे क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर m² v² बटावा 2m और संवेग जो होता है ये होता है mv। तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p², ये बराबर आ जाएगा m² v²। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ गया e और यहाँ पे आ गया p² डिवाइडेड बाई 2m। अब इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमको साफ नज़र आ रहा है कि सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो सी हो जाएगा।
अच्छा, अब आगे देखते हैं भाई हम यहाँ पे और क्या प्रश्न है हमारे पास जो अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पी अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी हमने चालक की बात की थी कुछ देर पहले, अब हम बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक जो है, अर्धचालक वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के अर्धचालक होते हैं। एक पी टाइप का होता है, एक एन टाइप का होता है, पी और एन। अब इसको अच्छी तरीके से समझने का क्या है रूल कि P जो है ये है पॉजिटिव टाइप और N जो है ये है नेगेटिव टाइप। यहाँ से ये P और N की जो शॉर्ट फॉर्म है ये आ जाती है, P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव। अच्छा, अब अल्पसंख्यक वाहक की बात पूछी है। अल्पसंख्यक वाहक ये क्या होते हैं? देखिए, दो तरीके के वाहक होते हैं अर्धचालकों में, एक होता है बहुल, एक होता है अल्पसंख्यक। अब यहाँ के P की अगर बात की जाए पॉजिटिव टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक, अल्प मात्रा में होते हैं। और जो छिद्र हैं या होल्स हैं वो बहुल मात्रा में होते हैं, ये बहुल होते हैं, इसीलिए इसको P टाइप कहा जाता है। छिद्र मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप इसमें बहुल मात्रा में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्प मात्रा में होते हैं। तो धारा दोनों के कारण ही बहती है, धारा इलेक्ट्रॉन के कारण भी बहेगी, छिद्र के कारण भी बहेगी, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं तो वो अल्पसंख्यक वाहक है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अल्पसंख्यक वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्पसंख्यक वाहक है। और बाकी जो ऑप्शन है, न्यूट्रॉन तो वैसे न्यूट्रल होता है, ये तो इसको तो देख नहीं सकते। प्रोटॉन भी गलत आंसर है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो तो अल्पसंख्यक वाहक नहीं होते हैं, या रादर वो फ्लो ही नहीं करते हैं। मतलब पी टाइप अर्धचालक में प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं, छिद्र जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। फ्लो भी नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक छिद्र से दूसरे छिद्र में, तो हम ये मान लेते हैं कि छिद्र जो है इस तरफ गति कर रहे हैं। और फोटोन जो है वो है नहीं आंसर, वो तो वो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ये इलेक्ट्रॉन जो है करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हम इस सिंपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जब हम खड़ी हुई नाव से आगे की ओर कूदते हैं तो ये किस तरफ चलती है। तो यहाँ से मान लीजिए एक आदमी है जो नाव में खड़ा है, और वो अगर एक किनारे पे कूदना चाहता है तो वो इस नाव को धक्का देगा पीछे की तरफ, और उस पर प्रतिक्रिया लग जाएगी इधर की तरफ। तो वो तो नाव को धक्का दे रहा है इस तरफ है, और खुद पे उस पर रिएक्शन लग रहा है इस तरफ। तो क्या होगा कि इसके आदमी जो है वो तो कूद के आगे आ जाएगा, इसने नाव को धक्का दिया तो नाव चली जाएगी पीछे की तरफ। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। खास बात क्या है यहाँ कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो वस्तुओं पे लगती है, एक ही वस्तु पे नहीं लगती। एक ही वस्तु पे क्रिया हो गई, एक ही वस्तु पे प्रतिक्रिया हो गई, ये नहीं होता है। क्रिया देखिए इस पे हुई, प्रतिक्रिया इस आदमी पे हुई, तो ये आगे चले गया और नाव जो है वो पीछे की तरफ चली गई। तो ये जो आंसर है डी आंसर, पीछे की ओर, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रश्न बताए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनका किस तरीके से सॉल्यूशन है। हमने जो दो बुक्स बताई हैं ये इनमें इसी तरीके के प्रश्न दिए हुए हैं, बहुत बड़े अच्छे प्रश्न हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स की सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।